Hello everyone, this is Preeti Singh. We are going to start with constitutional design. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने जैसे पिछले टॉपिक में करा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या मतलब किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का हो या किसी और देश का, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज़ विच आर टेकन केयर ऑफ एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड हेयर। तो फर्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका जो हमें करना है। द फर्स्ट टॉपिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। किस तरीके से ये चीज़ जो है ये स्टार्ट हुई थी और कैसे इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने यहाँ पर फेस की और किस तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो क्रिएट की गई। तो अपार्थीड का जो सिस्टम है वो हम सबको पता है कि अपार्थीड एक ऐसी पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ पर रेस के बेस पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? साउथ अफ्रीका में किया जाता था। पॉलिसी क्या करती थी? ये जो अपार्थीड है ये क्या करती थी? ये ह्यूमन राइट्स को डिनाई करती थी, मतलब मना करती थी। और जो जो यहाँ की सरकार थी साउथ अफ्रीका की, इसी वजह से इस पॉलिसी के कारण ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव रजाइम्स माना गया है 20th सेंचुरी का। मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशन थी वो लोगों की बहुत ही भयानक थी। मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या था? लोगों को क्लासिफाई किया गया और सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कि मतलब जो भी आपका रेस है उसके हिसाब से आपको सेपरेट क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि ब्लैक हैं, वाइट्स हैं, ऐसे ऐसे बताया जाएगा आपको। हर एक ग्रुप जो है वो अलग तरीके के एरिया में रहता था, अलग रहता था। सेपरेट स्कूल थे इनके, सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ थी, सेपरेट कोचेस थे। इनके पास किसी भी तरीके की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी। भाई जो ब्लैक्स हैं वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। उसके अलावा दो रेसेस के बीच में जो मैरिज है वो ऑफेंस माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस, कि भाई आप शादी नहीं कर सकते। दो रेसेस अगर हैं तो वो शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो नॉन वाइट्स हैं उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं है। तो ये उसकी पॉलिसी के मेन फीचर्स है। कौन सी पॉलिसी के? अपार्थीड के। कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अब ये है हमारा एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा, कौन इसको ख़त्म करेगा? तो अब यहाँ पर है हमारा 1910, 1960, 1980 एंड बाय एंड ऑफ 1980s। ये हमारा टाइम पीरियड है जो हमें करना है। तो 1910 में क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कौन? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म किया गया है नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए। किसके लिए? नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, मतलब कि जो कहीं ना कहीं अपार्थीड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऐसी ये बनाई गई थी कांग्रेस। अब ये क्या कर रही है? तो ये अपना ये तो अपना काम कर रही थी, बट 1960s में क्या हुआ कि जो ये हमारी कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अपार्थीड के खिलाफ लड़ रही है यहाँ पर, इसको क्या कर दिया उन्होंने? बैन कर दिया कि भाई ये नहीं चाहिए। और क्या किया इन्होंने? अपनी एक आर्मी जो है वो लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार कर ली और जो ये कांग्रेस ऑलरेडी चली आ रही थी इसको इन्होंने बैन कर दिया। दूसरी तरफ क्या चल रहा है हमारा 1980s में, आफ्टर मतलब 20 ईयर्स, फिर क्या हुआ? जो इतनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, इन लोगों ने अपने अपने जो सैंक्शंस थे साउथ अफ्रीका के वो अगेंस्ट कर दिए, मतलब कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। UN जो कि यूनाइटेड नेशंस है उसने भी इस पॉलिसी को कंडेम किया कि भाई ये जो पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए और ऐसा ये गलत है ये चीज़ें। आगे क्या है हमारा 19 बाय एंड ऑफ 1980s जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका का, वो कंप्लीट कर दिया गया। मतलब कि किस तरीके से इसको आगे फॉर्म करना है, और जो अपार्थीड है उसको, उसका जो प्रोसेस है वो उसके खात्मे पे आने लगा। मतलब अपार्थीड अब ख़त्म करने की बात की जा रही है और जो सरकार है वो भी अब इस चीज़ के फेवर में कहीं ना कहीं काम करना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो बैन था हमारे अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पे, जो अपार्थीड की पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनके ऊपर से बैन जो है उसे लिफ्ट कर दिया गया। जो लीडर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नेगोशिएशन किया गया। अब ये जो है अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ये कौन है? ये जो यहाँ पर जिनके ऊपर
बैन लगाया गया था। कब? 1960s में लगाया गया था। फॉर्म कब हुई थी? 1910 में फॉर्म हुई थी। और अब ये किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? हमारे साउथ अफ्रीका के जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ताकि उनको भी वोटिंग राइट्स मिल सकें और कुछ राइट्स मिल सके सर्वाइवल के लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? 1994 के अप्रैल में क्या हो रहा है? जो इलेक्शंस हैं वो हेल्ड किए गए साउथ अफ्रीका में एज़ पर द न्यू प्रोविजंस, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी वोट से जीत गई और सबसे पहली सरकार इनकी बनी, जो कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, मतलब कि जिसमें रेस के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो फाइनली जो 26 अप्रैल है 1994 का, उसमें जो न्यू नेशनल फ्लैग है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको होस्ट किया गया। आपको तो पता ही है कि अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी कंट्री है, वो बहुत अच्छी कंट्री थी। शुरुआती दौर में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनको कॉलोनीज सेट करके उनसे जब स्लेवरी का काम कराया जाने लगा, तो वहाँ के लोग जो है वो धीरे धीरे करके गरीब बनते चले गए। अगला है हमारा टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेल्सन मंडेला के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से बढ़ाया गया, कैसे उसको आगे इम्प्रूव किया गया। तो जो पार्टी है, पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जब दबाया गया उनको, उनके ऊपर किसी तरीके की पाबंदियाँ लगाई गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इसके अलावा वर्सेस में है आपके पार्टी लीडिंग फाइट्स सेट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो अलग अलग पार्टीज़ थी। अब आपने तो पिछले में पढ़ा ही, अफ्रीकन जो कांग्रेस है आपकी, जिसको कि उन्होंने बैन कर दिया था, वो और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो पुरानी गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, उन दोनों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि अब पार्टी जो है वो मिलकर मिलकर रूल करेगी और जो डिसीजंस होंगे वो भी दोनों के हिसाब से लिए जाएंगे। इसमें हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक्सटेंसिव राइट्स मिले हैं, जो बढ़ चढ़ के इसमें अपने राइट्स को एनहांस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहा है? इन सर्च ऑफ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नो वन शुड बी थॉट डिमॉन। मतलब कि हमें अगर किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को हमें किसी भी गरीब को, अमीर को, साइड मिडल को, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना होगा। हर किसी के थॉट को सोचना होगा, हर किसी को बिल्कुल बराबर समझना होगा। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर करती है सारे के सारे डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि किस तरीके से आप अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ सकते हो, कैसे आप किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बना सकते हो। तो नेल्सन मंडेला, जिनको कि गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जा रहा है, ये क्या थे? मोस्ट एफिशिएंट रूलर थे, लीडर थे। कहाँ? किसके? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो यहाँ पर बैन कर दी गई थी, और धीरे धीरे कैसे ये इम्प्रूवाइज हुआ है, ये है इनके रोल की वजह से इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी 1964 में। 28 ईयर्स ये प्रिजन में रहे, फाइट किया अपार्थीड के खिलाफ, और 1990 में ये रिलीज़ हुए, जिसके बाद आपने देखा था कि वो वहाँ पर जो इनकी कंट्री है वहाँ पे इनको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और सारी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी। 1999 में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो हेल्ड किए गए, और नेल्सन मंडेला जो है ये वहाँ के बने प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। अब है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी कंट्री की बातें। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये लिखा है यहाँ पे, अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, कि हर किसी को मंजूर हो ऐसे कुछ कायदे कानून। इसके अलावा लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में बात कर रहा हो, ये सुप्रीम लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी ना हो। आपको पता है हमारे देश के अंदर हर चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज़ की डिपेंडेंसी जो है वो काम करती है, और वो है हमारा संविधान। संविधान के हिसाब से ही कुछ भी होगा वहाँ पे। फिर ये जो पावर है हमारे गवर्नमेंट की, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाती है कि सरकार को कैसे काम करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कैसे भी काम कर सकती है। अगर अंधाधुन काम करेगी तो एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, तो फिर तो वहाँ पर आपके डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। उसके अलावा है, इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सरकार कैसे बनेगी इस बात पे स्पेसिफिकेशन रहता है। उसके अलावा ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जो है वो जनरेट करती है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर मोस्ट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, मतलब जिन भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो
नेसेसरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर जो भी देश आपका डेमोक्रेटिक है उसमें संविधान ज़रूर है। अब ये क्या लाइन है? ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अगर कोई भी देश है जिसके अंदर संविधान बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर कोई देश हम बोल रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक है तो ज़रूर है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी पक्का बनी होगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूर बना होगा वहाँ पे। आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन्स जो हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने एक, कि जो अमेरिकन्स हैं उन लोगों ने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। रेवोल्यूशन करने के बाद जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया। उस इसके बाद से ही ऐसा माना जाता है कि जो भी डेमोक्रेसीज होंगी उनके अंदर संविधान होंगे। तो दिस कैन बी सेट एज एन एग्जाम्पल इन दिस टॉपिक। लास्ट टॉपिक इज़, ये लास्ट पेज है हमारा इस चैप्टर का, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इट वॉज़ नॉट ईजी अफेयर, कि हमारा संविधान बनाना इतना भी आसान नहीं था। हमने बचपन से पढ़ा है पी.आर. अम्बेडकर के बारे में एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर उसको किस तरीके से बनाया गया, तो ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू सिटीजन्स, की मतलब हम सिर्फ एक, जो कहते हैं ना, अब एक किताब या एक सब्जेक्ट बनकर हम रह गए, और वहाँ से सिटीज़न बनने तक का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। कंट्री जो है उसमें पार्टीशन हुआ, रिलीजियस डिफरेंसेस आए, दोनों साइड्स पे लोग मरे हैं काफ़ी ज़्यादा। जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे ड्यूरिंग पार्टीशन ऑल्सो, तो उस टाइम ड्यूरिंग आर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पर इन सबको, आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इन सबको प्रिंसली स्टेट्स के जो भी थे उनमें उनका रोल रहा है। जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ये सारे एरियाज़ थे जिनको कि हमारे इंडिया के साथ जोड़ा गया। उनके साथ ये ऑप्शन था उनके पास कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या इंडिया के साथ आ सकते हैं। तो उन्हें हमारे लीडर्स ने कन्विंस किया टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनके पास, हाँ, ये दिस दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। जो भी हमारे मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वर फिल्ड विद एनजाइटीज़ अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, की मतलब ये इतना आसान नहीं था। अब आज के टाइम में हम तो कह देते हैं भाई रिजर्वेशन क्यों है, उतने साल पहले गलत हुआ तो आज रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर जो जनरल कैटेगरी है वो कहती है कि वो जनरल कैटेगरी कहेगी रिजर्वेशन क्यों होने चाहिए, और जो SC ST OBC हैं वो कहेंगे भाई क्यों नहीं होना चाहिए। तो जैसे आज हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उस टाइम पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा तो उनके लिए ये चीज़ समझना इससे भी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। फिर है हमारा पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे संविधान की तरफ हम बढ़े। तो ये सिर्फ एक स्ट्रगल फॉरेन रूल के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि ये हमारे देश को रीजेनरेट, मतलब दोबारा से उसको क्रिएट करने का टाइम था, रीडिस्कवर करने का टाइम था, अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम था। उसके बाद है हमारा फेमिलैरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल हेल्प्ड इन सेटलिंग ओन इंस्टीट्यूशंस, कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो कॉलोनियल रूल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जितनी भी थी, उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिला कि किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूशन को काम कर सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आइडिया मिला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जो भी चीज़ें हैं ये हमें वहाँ से मिली हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या उठाया है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। उसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटेन का उठाया है, उसमें से कुछ चीज़ें उठाई हैं। बिल ऑफ राइट्स जो USA का है वहाँ से उठाई हैं। तो मतलब जिस जिस के संविधान में हमें जो जो चीज़ें सही लगी हैं वो हमारी कंट्री का बेसिस बना है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोतीलाल नेहरू ने और 8 अलग कांग्रेस लीडर्स ने बनाया था 1928 में, प्लस जो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कराची सेशन में 1931 में, इनकी हेल्प से, इन्होंने जो पाथवे हमारे लिए क्रिएट किया था उसकी मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ये है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब कि इसमें कौन से मेंबर्स थे, कैसे फॉर्म किया गया, ये हमको करना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 का है, उसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया था बाय दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उस इसमें मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स थे, जिनमें कि प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 292 हैं, जो स्टेट्स हैं वो 93 हैं, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं वो 3 है, बलूचिस्तान की तरफ से 1 है। ये इतने मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को विद हेल्ड कर रखा था।
इसके अलावा है हमारा कि हमारी जो यहाँ पे देखो कि इट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें कि 299 मेंबर्स जो हैं उन्होंने इंडिया के लिए लिखा था। अब है हमारे फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो December 6, 1946 को हुई थी, जिसमें चेयरमैन आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और उस टाइम पर जो हमारी कंट्री है उसको डिवाइड करने का डिसीजन ले लिया गया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारी, वो उसके चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। जो आप पहले से जानते हैं कि जो B.R. अम्बेडकर हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर रहे थे। डिप्रेस्ड एसोसिएशन जो था इनका, उसके लीडर थे, और ये खुद एक डिप्रेस्ड क्लास को बिलोंग करते थे। असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? 1949 में उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी 1930 के टाइम पर 26 जनवरी को हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डंका है वो बज चुका था भारत में, और उस टाइम पर ही हमारा जो पहला नेशनल फ्लैग है वो होइस्ट किया जा चुका था। लाहौर सेशन में 1929 में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, जहाँ पर फाइट चल रही थी इस बारे में। तो इस वजह से जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वेट किया इन्होंने, बिकॉज दे वॉन्टेड दिस डे टू बी सेलिब्रेटेड इन द कमिंग फ्यूचर 26 जनवरी। अगर ऐसा ना होता तो हम में से शायद किसी को याद भी ना होता कि ऐसी कोई चीज़ थी। फिर आ गया हमारा कि वाई शुड वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड 50 ईयर्स एगो। भाई हम 50 साल पहले की बात हम क्यों माने? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अगर पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं जो प्रीवियस जनरेशन के, तो हम कहते हैं भाई हम तो जेन जी जनरेशन की हैं, भाई हम क्यों माने। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स व्यूज़ ऑफ यू मेंबर्स अलोन, मतलब कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो 50 साल पहले बना है, वो 50 साल पहले बना है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ के मेंबर्स की बात नहीं करता, बल्कि उससे ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसका। मैनी नेशनल्स हैड टू रीराइट एज बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल ग्रुप्स। मतलब कि बहुत सारे देश जो होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो बहुत सारी चीज़ों को उनको अमेंड करना पड़ता है बार बार। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक रूल्स नहीं होते। नो लार्ज सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप हैज़ एवर क्वेश्चन लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कोई भी बड़ा ग्रुप या कोई बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने आज तक कभी उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया है कि भाई संविधान में ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, तो कोई वजह नहीं है इसको फाइट करने की। इट रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा संविधान है वो क्या बताता है? वो हमारे सारे के सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स, एवरी डॉक्यूमेंट एंड एवरी वर्ड इज़ रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। मतलब कि जब संविधान बनाया गया था तो उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक पेज पे किसी ने लिख कर दे दिया, जैसे आजकल होता है हमारी फीड्स में। अगर हम देखें तो किसी के बारे में कुछ भी कर दो, AI के थ्रू कुछ भी बना दो। यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई थी। हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक वर्ड जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था, प्रिजर्व किया गया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ढंग से फ्रेम की जा सके। फिर गाइडिंग वैल्यूज़ आ गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या है? जो हमारा ड्रीम और प्रॉमिस है, B.R. अम्बेडकर ने फोकस किया था कि भाई जो इनइक्वालिटी है, जो हमारे बीच में जो बराबरी ना रखी गई है, उसको ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो इंस्पायर कर रहे हैं हमारी फ्रीडम के थ्रू। जो चीज़ें वैल्यूज़ हमारे अंदर आ रही हैं, जो स्ट्रगल है, जो फॉर्मेशंस है, जो फाउंडेशंस है हमारी इंडियाज़ की डेमोक्रेसी की, वो सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो जब भी बनाया जाए तो हमारी आज़ादी, हमारे स्ट्रगल, इन सब चीज़ों को देखकर तब बनाया जाए। लास्ट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कि जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज करने के क्या प्रोसीजर्स हैं। तो जो उसका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसमें हम देख सकते हैं कि टिल डेट 104, अगेन दिस इज़ रिटन फ्रॉम द बुक। तो ये चीज़ें बदल सकती हैं। अब तक अमेंडमेंट और भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है वो होता है दो तरीके से। या तो मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो अपने तरीके से उसको वोटिंग करके और उसमें करें, या फिर है हमारे या थ्री मेथड्स हैं यहाँ पर। या फिर वो स्पेशल तरीके से उसको अमेंड करें, या थर्ड आता है हमारी मेजॉरिटी, जिसमें कि 2/3 मेंबर्स जो हैं वो इस अमेंडमेंट के प्रोसीजर को इनिशिएट करें या उसको सपोर्ट करें। That's it about this chapter. Thank you for watching.